everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. After doing the 100 MCQs today, the turn of assertion reasoning is there in the revision Maha session for the 10th class board, and also it will help you in the other competitive exams for the teaching exams in the KVS, NVS, in the TET and Commission, also for the SSC and also for the RRB NTPC science exam. Now let's start the video. First of all, please subscribe the channel that is Science Side. The logo is given here, bacha. The logo is given here. You can subscribe my channel. Please subscribe and share it with your friends. Let's start the video. The assertion and reasoning जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कंफ्यूजन सबसे पहले इस चीज में होती है कि क्या चीज सही है जिसके लिए ए ऑप्शन टिक करना है, क्या चीज गलत है जिसके लिए बी ऑप्शन टिक करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। असर्शन और रीजनिंग जब दोनों सही लगते हैं ना आपको, और जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है असर्शन की, तब हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। दोनों ही चीजें सही हैं और जो रीजनिंग है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तब हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। बी ऑप्शन को तब टिक करना है आपने जब असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है, लेकिन आर जो है रीजनिंग जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। दोनों चीजें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है सही, कौन? रीजनिंग नहीं बता रहा है, तब आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। जब असर्शन सही है लेकिन आपका रीजनिंग फॉल्स है, तब आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे। जब आपका असर्शन ही गलत है, जो फर्स्ट लाइन है वो ही गलत है, रीजनिंग आपकी सही है, तब आप डी ऑप्शन। इस तरीके से हमें चलना होता है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजनिंग दे रहा है तो ए ऑप्शन। दोनों बातें सही हैं लेकिन जो रीजनिंग है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो बी ऑप्शन। आपके पास असर्शन सही है लेकिन रीजनिंग फॉल्स है, तो सी ऑप्शन। आपके पास असर्शन गलत है लेकिन रीजनिंग जो है वो सही है, तो डी ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट असर्शन रीजनिंग। असर्शन इज the acid must be added to water with constant stirring। हम एसिड को पानी के अंदर कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हुए डालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि जब भी हम लेते हैं वाटर, और वाटर में हम धीरे धीरे जो एसिड है उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं और स्टर करते हैं कॉन्टिन्यूसली। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से हम देंगे कि जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एसिड में वाटर डालना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से अगर आप इसका उल्टा करते हैं ना, मतलब आपके पास एसिड है और आप एसिड के अंदर वाटर को डालते हैं, आप देखेंगे इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, दैट में स्प्लैश आउट फ्रॉम द बीकर जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं, एंड इट में कॉज अ बर्न इफेक्ट टू योर बॉडी। तो आपको कोई डैमेज ना हो, एक्सीडेंट ना हो आपको, तो हम क्या करते हैं, एसिड को पानी के अंदर धीरे धीरे डालते हैं। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एडिशन करना, दोनों को मिक्स करना, हीट इसमें बहुत ज्यादा निकलती है इस रिएक्शन को करने से, वाटर और एसिड को मिक्स करने से। तो एक्सप्लेनेशन रीजनिंग देख लेते हैं, इन्होंने क्या दिया है। मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये भी बात सही है कि जैसे जैसे हम उसमें डालते जाएंगे ना, हम वाटर है, वाटर में हम एसिड को डालते जा रहे हैं, तो एसिड के पास क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। दोनों बातें सही हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। गिवन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। जब दोनों बातें सही होती हैं, असर्शन भी सही है, आपका रीजनिंग भी सही है, लेकिन ये इससे मैच एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तब हमारा ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट आंसर था। हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों बातें बिल्कुल सही है। रीजन क्या देना था, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? यहाँ लिखना चाहिए था इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द हीट इज इवॉल्व आउट एंड ड्यू टू दिस the acid may splash out and may cause some accident or may cause some burn effect to your body। ठीक है, हैंड वगैरह पे गिर जाएगा, हैंड आपका जल जाएगा। ठीक है, now the second question, second assertion and reasoning assertion is on heating the color of hydrated copper sulfate। आपके पास कॉपर सल्फेट है और वो भी हाइड्रेटेड। जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं। उन्होंने कहा है ऑन हीटिंग, हमने इसको हीट कर दिया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को। हाइड्रेटेड मतलब वाटर के साथ कॉपर सल्फेट है, लेकिन हमने उसको हीट कर दिया, तो उसके जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं इतने सुंदर से, वो हो जाएंगे वाइट, क्योंकि
कॉपर सल्फेट हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से अलग। ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ अटैच थे ना, इनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी वजह से इसकी एक पर्टिकुलर शेप और ज्योमेट्री मिलती है, कलर मिलता है क्रिस्टल्स को। अब हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को तो हटा दिया हीट करके, तो कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का हो गया। इसका मतलब बात बिल्कुल सही है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ इसके साथ ये रीजनिंग देख लेते हैं कि हुआ क्या। स्ट्रॉन्ग हीट करने से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ने लूज कर दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वो अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है और इसे मैच करती है। इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं हम उसकी असर्शन की, तो हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। वी विल डू द नेक्स्ट वन। assertion आपको दिया है the aqueous solution of a glucose alcohol do not show acidic character। ग्लूकोज है आपका C6H12O6 या अल्कोहल हम ले लें C2H5OH, ये हमारे पास दोनों के फॉर्मूले हैं। इनका जो एक्वस सोल्यूशन है, चाहे इसके एक्वस सोल्यूशन की बात करूं यानी विद वाटर या इसके एक्वस सोल्यूशन की बात करूं, दोनों ही एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते। बिल्कुल सही बात है। ये अपने आप में ही एक स्टेबल कंपाउंड है, ये अपने आप में ही एक स्टेबल कंपाउंड है। दे डोंट वांट टू लूज समथिंग, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है ये अपने आप में ही एक ऑर्गेनिक स्टेबल कंपाउंड है। ये कोई लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयंस का नहीं करना चाहते। अब हमारे पास एसिड वो चीज होती है जो वाटर में डिसॉल्व होने पे हमें H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे, उसको हम बोलते हैं कि इट इज द एसिड। अब ये दोनों अपने आप में इतने स्टेबल हैं कि इन्हें H पॉजिटिव लूज नहीं करना है भाई, तो ये एसिड नहीं है, दे डोंट शो द एसिडिक कैरेक्टर। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल वो उन्होंने आगे लिखा है, एक्सप्लेनेशन उन्होंने रीजनिंग में दे दी। तो ये दोनों आपस में दोनों ही बातें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि जब पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं तो सही में वो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करते, इसीलिए वो एसिडिक नहीं है। क्योंकि एसिड हम उनको मानते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पे H पॉजिटिव को रिलीज करे। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन की या दोनों स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो रीजनिंग है वो दे रहा है। नाउ दिस इज द आंसर ए ऑप्शन की असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है। असर्शन और रीजनिंग एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आपका असर्शन है वीक एसिड हैव अ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने से कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली रिलीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंप्लीटली आयनाइज होने से इनके H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट भी हम क्या मानेंगे कि मोर होगा एज कंपेयर टू वीक एसिड। वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शली आयनाइज हो, मतलब कंप्लीटली आयनाइज ना हो, पार्शली आयनाइज हो, उनको हम बोलेंगे वीक एसिड। अब पार्शली आयनाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ H पॉजिटिव को ही रिलीज करेंगे, सब H पॉजिटिव को अपने से रिलीज नहीं होने देंगे। तो नहीं होने देंगे तो इनके पास लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन होगा, क्योंकि पार्शली आयनाइज हुए, ये कंप्लीटली आयनाइज हुए स्ट्रॉन्ग वाले। तो वीक एसिड हैव अ लो इलेक्ट्रिकल, और कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, या तो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो किसी के पास आयंस होने चाहिए। तो इनके पास आयंस कम है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, कम ही होगी, लो होगी ऑब्वियसली। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स हैव, रीजनिंग में क्या लिखा है इसके बारे में देखते हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है कि नहीं। इन्होंने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन देयर सॉल्यूशन। बच्चे ये बात तो बिल्कुल ही इनकोरेक्ट है, ये तो बनती ही नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो क्या देनी, इन्होंने स्टेटमेंट ही गलत लिख दी है। इसका मतलब इन्होंने असर्शन बिल्कुल सही दिया है हमें, असर्शन इज ट्रू बट द रीजनिंग इज फॉल्स। जो रीजन है वो तो है ही फॉल्स है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो दी ही नहीं है बल्कि फॉल्स स्टेटमेंट दे दी है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में कभी भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। अभी क्या कहा मैंने,
स्ट्रॉन्ग अपने आप में कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन उन्होंने जो रिलीज किए वो कंप्लीट आयनाइज हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब हम V की बात करते हैं ना, तो उन्होंने कंप्लीट पार्शली आयनाइज हुआ, इसका मतलब जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ ना अमाउंट में एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग वो लेस है, तो दोनों का इक्वल तो हुआ ही नहीं, तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये। तो अगर एक ही ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो हम बोलेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, व्हेन द assertion is true but the reasoning is false. Okay, now next one, the fifth assertion is given that iron is found in its free state in nature. जो आयरन है ना Fe जो है हमारे पास मेटल, वो फ्री स्टेट में हमें मिल जाता है अर्थ क्रस्ट से, तो ऐसा नहीं है। हमें बच्चे मिलता है सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम और एक आधा और था, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये हमें फ्री स्टेट यानी अपने नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। वी कैन फाउंड देम इन देयर नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में ये मेटल्स हमें मिल जाती हैं। आयरन हमें नहीं मिलता है, आयरन सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। हमें हेमेटाइट मैग्नेटाइट इस तरह से ओर्स पड़े हैं ना आयरन के, तो हमें तो वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स लग रही है मुझे। अब मैं असर्शन देख लेती हूँ, आयरन इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो वहां पे नाम आता है ना, वो ऊपर है, हाइड्रोजन से अबव है, आयरन का नाम हाइड्रोजन से अबव है, तो दीज आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो ये बात सही है बिल्कुल। तो अगर ये बात गलत होती है, ये बात बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना याद रखना है, दोनों बातें सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रही हैं एक दूसरे का, तो ए ऑप्शन। दोनों बातें सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पा रहा है, तो बी ऑप्शन। एक बात सही है, आपकी असर्शन सही है लेकिन रीजनिंग गलत है, तो सी ऑप्शन। लेकिन आपकी असर्शन ही गलत है तब आप डी ऑप्शन को टिक करें, असर्शन आपकी गलत है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, असर्शन दिया है आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। आयनिक कंपाउंड यानी हमारे पास ऐसे दो चीजें हैं जो आपस में आयंस की वजह से एक दूसरे से जुड़ी हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके बीच में, तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उनको मेल्ट करना, बॉयल करना मुश्किल है, यानी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनमें नोटिस किया जाता है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ रीजन ये दिया है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जिस बारे में बात कर रही थी वही स्टेटमेंट नीचे दी है कि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इतना बॉन्ड है कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू सेपरेट आउट दम, उनको अलग करने के लिए। इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑब्वियसली ए इज द आंसर, ठीक है। समझ आ गया, आयनिक कंपाउंड के बारे में ये सारा कुछ बताया हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th असर्शन है, सिल्वर बिकम ब्लैक, जो कोरोजन होती है जब हम आयरन की रस्टिंग की बात करते हैं, बाकी मेटल्स को जंग लगने की बात करते हैं, कोरोजन लगने की बात करते हैं, तब हम बोलते हैं कि सिल्वर जो है वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का। क्यों हुआ, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड बनता है, Ag2S बनता है। सिल्वर सल्फाइड कब बनता है, जब एटमॉस्फेयर में हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ ये सिल्वर रिएक्ट करा, रिएक्ट करके उसने बनाया सिल्वर सल्फाइड, और ब्लैक कलर की कोटिंग इज प्रेजेंट, ब्लैक कलर की कोटिंग प्रेजेंट हो जाती है सिल्वर, शाइनी सिल्वर के ऊपर, तो हम बोलते हैं इट गेट कोरोडेड, द मेटल गेट कोरोडेड, सिल्वर को जंग लग गया, ठीक है। द कोरोजन इज बिकॉज ऑफ सल्फाइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये ब्लैक हो गया, ये तो सही बात है। अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि ये रिएक्ट करा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, इसने सिल्वर सल्फाइड बनाया और ये ब्लैक कलर का हो गया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही बता रहा है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपके पास आपको मिल रही है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट असर्शन आपको दिया है, एनी कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं, समवट हार्ड होते हैं, यस वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन हम सॉलिड बोल सकते हैं उनको, तो बिल्कुल बात सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। दे आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, और ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और सॉलिड होने का रीजन उन्होंने इसलिए बताया है
कि ये जो आयन है, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए हम इनको आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपस में ये मैच कर रहे हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों बातें सही हैं और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 9th assertion is there, copper does not react with the H2SO4। कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या रिलीज करेगा? कुछ नहीं रिलीज करेगा। इट डोंट शो, नो इट शो नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई इसके साथ रिएक्शन, एसिड के साथ? अगर मैं जिंक करूं तो जिंक की रिएक्शन हो जाएगी? बताना मुझे कमेंट्स में, क्या इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी? कॉपर के साथ क्यों नहीं हुई भाई रिएक्शन? अच्छा, डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो नहीं रिएक्ट करेगा। अच्छा, क्यों नहीं करेगा? आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दी है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अरे हद कर दी। अरे एक्टिविटी सीरीज लर्न करिए। करीना ने या कैटरीना ने कार मांगी, कार नहीं लिखा, मांगी। ऑल्टो, जेन, फरारी, सुनकर पब्लिक ने हंसकर कल्टी मारी। क्या कहा पब्लिक ने? चांदी, सोना, प्लैटिनम सब देंगे। हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए कि यहाँ पे हमने देखा कॉपर, यहाँ देखा हाइड्रोजन, अब हमने ये देखा कि कॉपर तो रह गया बच्चे नीचे, तो इसका मतलब ये है लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इट इज मोर रिएक्टिव नहीं, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, हद कर दी इन्होंने, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब आपका ये बात सही है, एक बात गलत है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ आनी थी। सी इज द आंसर की असर्शन सही है। अब क्यों नहीं रिएक्ट करा, वो यहीं से तो रीजन पता चल रहा है, वो लेस रिएक्टिव है। सल्फ इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, वो इसी के साथ चिपका रह जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो तभी होती है जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल जो है आपके ऊपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जिंक है और मैं हाइड्रोजन देखूं तो जिंक मुझे पता है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इट इज हाईली रिएक्टिव, तो इसलिए ये रिएक्ट कर जाएगा। जो आंसर मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स में मुझे आंसर जरूर बताना एक बार कि आपको आता था। 10th assertion है, कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। क्या सिर्फ एक कार्बन है जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है? आपकी बुक में दिया हुआ है, आप मुझे बताना या सिर्फ कार्बन है? नहीं बच्चे, वहां पे लिखा है कि सिलिकॉन भी बहुत सारे कंपाउंड, सिलिकॉन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन उसके कंपाउंड जो बनते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में, कार्बन के स्टेबल फॉर्म में होते हैं। अब नीचे दिया है रीजनिंग में, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रा कोवलेंसी नाम सुना होगा है ना, एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटिनेशन, और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो क्या ये बातें मैच कर रही हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। ए इज फॉल्स, इज ओनली एलिमेंट, हाँ जी, तो असर्शन गलत था। यहाँ पे सिलिकॉन अगर बता देते, सिलिकॉन अगर होता तो हम बोलते कि हाँ जी, देर आर टू कंपाउंड्स, देर आर अदर कंपाउंड दैट कैन फॉर्म, तो असर्शन आपका फॉल्स है यहाँ पे। आर इज ट्रू, ये बात तो बिल्कुल सही है, हाँ, और मैच तो नहीं कर रही, चलो, लेकिन स्टेटमेंट कौन सी सही थी कौन सी गलत थी? ऊपर वाली जो थी आपकी ये फॉल्स स्टेटमेंट थी, ये वाला ट्रू है। कार्बन के पास टेट्रा कोवलेंसी होती है, कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, रिंग कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, इसीलिए इस ऑप्शन, इसीलिए इस असर्शन और रीजनिंग का आंसर है हमारे पास डी। ठीक है, चलें नेक्स्ट। 11th असर्शन है आपके पास, डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सम एलिमेंट कैन हैव अ सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में है। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है ये। वाइल इन द सेम फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट सेम है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। कंडक्टिविटी में डिफरेंस देखते हैं ना हम, ग्रेफाइट इज मोर, प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ डिफरेंस। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? इन चीजों को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स आर दोज व्हिच हैव अ सेम फिजिकल स्टेट, different structure, because of that different chemical properties is present in them. For example, the allotropes of carbon, कौन कौन? ग्रेफाइट,
डायमंड, बकीबॉल, फुलरीन जिसको बोलते हैं। तो दीज आर एलोट्रॉप्स, इसका मतलब ये इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा था, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी विल डू द 12th assertion। इन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज 4। बच्चा आपको तो परमानेंटली ये याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और वो टेट्रा कोवैलेंसी शो करता है, यानी उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, बॉन्ड की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है उसको वैलेंसी कहते हैं ना। तो बाइंडिंग कैपेसिटी इसके पास 4 है, 4 बॉन्ड बनाता है और वो बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल बनाने की कैपेबिलिटी है, ट्रिपल बनाने की कैपेबिलिटी है। टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं, कैटिनेशन इसके पास है। अभी तो वैलेंसी की बात हो रही थी, हम उतना ही करेंगे। नाउ रीजन ये दिया है कि ऑल हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट एल्केन कंटेन डबल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं एल्केन्स को छोड़ के बाकी सारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं। दिस इज फॉल्स। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कहाँ चले गए, रिंग कंपाउंड कहाँ चले गए, एरोमेटिक रिंग्स कहाँ चलेगी। तो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, रिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं ना साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो ये रिंग कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये फॉल्स लग रहा है मुझे, ये सही लग रहा है। तो सी इज ऑप्शन आपका कि ए सही है, लेकिन आप रीजनिंग जो है वो गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट तो क्या मैच करनी, लेकिन एक गलत ही एक सही थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नाउ असर्शन 13। फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, बहुत इजी है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछा था, OH है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आपकी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। नाउ इट इज द सेम ग्रुप एज अ प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में भी वही प्रेजेंट है। हाँ जी, OH प्रेजेंट होता है। हेंस वाटर अल्कोहल है सिमिलर प्रॉपर्टी। अरे नहीं, C2H5OH और वाटर में पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जल्दी इवेपोरेट हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, पोलैरिटी का डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। OH इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अल्कोहल है, नहीं ये अल्कोहल नहीं है। ठीक है, दे हैव अ डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो ये वाली बात सही थी, ये वाली बात फॉल्स है भाई। तो अगर ये सही है ये फॉल्स है तो हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, पोलैरिटी का डिफरेंस है, पोलैरिटी का। अच्छा, पोलैरिटी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी, बताओ जरा पोलैरिटी क्या होता है। 14th assertion, किडनी परफॉर्म अ ड्यूअल फंक्शन इन अवर बॉडी। बिल्कुल सही बात है, ड्यूअल मतलब दो फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। एक तो एक्सक्रीशन का काम करते हैं ना, एक तो एक्सक्रीशन का काम करते हैं ना, कि जितना वेस्ट मटेरियल है हमारे ब्लड में, वेस्ट जितना वेस्ट मटेरियल है ब्लड में उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जो चीजें हमें जरूरी लग रही हैं एट द टाइम ऑफ, ठीक है, किसी टाइम पे हमें कुछ जरूरी लग रहा है तो वो हमारी बॉडी ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन भी करवा देती है। तो ड्यूअल फंक्शन हुआ, एक्सक्रीशन भी कर रही है, रीअब्जॉर्प्शन भी कर रही है। हमें जरूरत के टाइम पे चाहिए कुछ ग्लूकोज का अमाउंट, तो वो रीअब्जॉर्प्शन भी करती है। तो ड्यूअल फंक्शन बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये जो रीअब्जॉर्प्शन की अभी मैं बात कर रही थी वो ग्लोमेरुलस में हो रहा है, नहीं PCT में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसा पार्ट था नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, तो नेफ्रॉन में ई नहीं आएगा, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन RN, नेफ्रॉन में, अभी भी मेरे को गड़बड़ लग रहा है, नेफ्रॉन RON, फिर से लिखती हूँ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। हमारे पास 2 किडनीज हैं, तो कितना सारा वो काम कर रही हैं, लगे हुए हैं बस काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, यूरिन की फॉर्मेशन। तो यूरिन की फॉर्मेशन जब वो करते हैं तो उनके पास हमने देखा था एक कप शेप बोमन कैप्सूल था। ठीक है, उसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क एड अप हो रहा था, यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क था जो अंदर आ रहा था, जिससे वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ पे इस एरिया में बोमन कैप्सूल में आ रहा था। देन वी हैव दिस ट्यूब विच इज नोन एज अ PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम मटेरियल सच एज अ ग्लूकोज एंड वाटर। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे हम मार्केट गए हैं, हमें प्रॉपर जो है पानी वानी नहीं पी रहे हैं, तो बॉडी में पानी की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, हम काफी टाइम तक शॉपिंग कर रहे हैं मॉल में,
है ना, सुबह गए थे शाम को वापस आए। वी आवर बॉडी रिक्वायर अ ग्लूकोज एंड वाटर, then what the kidney do, it will do the reabsorption with the help of PCT। तो PCT करता है भाई reabsorption। ये स्टेटमेंट मुझे फॉल्स लग रही है, तो A इज ट्रू और इज फॉल्स, तो C आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, assertion दिया है कि mammals have a double circulation। yes it is true, mammals के पास और एलिगेटर्स के पास, क्रोकोडाइल के पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट है, फोर चैम्बर हार्ट है हमारे पास, ठीक है। चलिए क्यों है हमारे पास ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, रीजन देख लेते हैं। हाई एनर्जी इज नीडेड ड्यू टू एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ जी, हमारी बॉडी में कैसा है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं हमारी बॉडी में। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे पास क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये फटाफट से काम होता रहे, फटाफट से ऑक्सीजन आती रहे, आर्टरीज के थ्रू बॉडी को मिलती रहे, वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट को फिर से देंगे, हार्ट जो है उसको लंग्स को देगा। तो इस तरह से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम फटाफट से काम करने लगा। बिकॉज वी हैव टू सी, वी हैव टू हियर, वी हैव टू टॉक। तो कितने सारे काम कर रहे हैं हम, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने के लिए हमें चाहिए लॉट ऑफ एनर्जी, इसीलिए ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका असर्शन है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हमारे जो यूरिन है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चे, वो तो एनस के थ्रू हम बाहर निकालते हैं, है ना, एक्सक्रीशन करते हैं। इन्होंने कहा कि जो यूरिन है वो इसलिए बन रहा है कि अनडाइजेस्टेड फूड को हम इंटेस्टाइन से बाहर निकाल सके, नहीं हम ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकालने का काम करते हैं और फिर उससे हम यूरिन बनाते हैं। उस यूरिन में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। कुछ यूरिया का मटेरियल जो है, यूरिया सॉल्युबल वाला, वो प्रेजेंट होता है। एक्सेस ऑफ वाटर अगर बॉडी को नहीं चाहिए तो वो प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसा कुछ नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो जो नहीं चाहिए वो प्रेजेंट होता है, और वो भी ब्लड का वेस्ट मटेरियल। तो किडनी फिल्टर, ये स्टेटमेंट तो मुझे गलत लग रही है, फॉल्स लग रही है। नाउ किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही है कि फिल्टर को वेस्ट करती, फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। यस, तो ए मेरे पास गलत था, आर मेरे पास ट्रू था, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास असर्शन है कि आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही बात है, ये इन्हीं का काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को देना। कैसे कहा था मैंने, याद रखना है आपने। इसके ऊपर बनाएंगे एक सुंदर सा हार्ट और यहाँ बनाएंगे एरो। इसका मतलब ये जो मेरा प्यारा सा हार्ट है ये डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो जा रहा है बॉडी ऑर्गन्स। और नीचे वेन्स बना देनी है, मैंने कहा था वेन्स क्या करेंगी, ये बॉडी ऑर्गन के साथ इनका कनेक्शन है, ये हार्ट तक, अब फिर से ऐसे उल्टा हार्ट बना देना, हार्ट तक लेके जाने का काम कर रही है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये बात बिल्कुल सही है, आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट असर्शन दिया है, इंसुलिन रेगुलेट करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है बच्चे, और वो हार्मोन प्रेजेंट है पैनक्रियाज के पास। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज, स्पेलिंग में कुछ गोलमाल है। चलिए, हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ब्लड के शुगर लेवल को, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, ब्लड के शुगर लेवल को, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, करता है। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर ऐसा हो, इनसफिशिएंट सिक्रीशन हो इंसुलिन की, तब हमें डायबिटीज हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है assertion, a growing plant appear to bend toward the light, it is known as a phototropism। हम उसको phototropism कहते हैं, अगर मेरा प्लांट लाइट की तरफ मूव करना शुरू कर जाए। और इसमें हेल्प कौन करता है उसकी, ऑक्सिन विच इज प्रेजेंट इन द शेडेड पार्ट। अब देख लेते हैं, वही लिखा है, द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडेड साइड। मैंने कैसे कहा था, लर्न रखना है आपने, ऑक्स याद रखना है, दिस इज द ऑक्स, ये इसके हॉर्न है, ये इसका फेस है जो मुझसे नहीं बनता है ढंग से, लेकिन मैं ट्राई करूंगी।
ठीक है, ये मेरे पास सुंदर सा ऑक्स है वाला लग रहा है। तो ये जो ऑक्स है ये है मेरे प्लांट का शूट। दिस इज अ ट्रिक कि आपको याद रखना है, ऑक्स से ऑक्सिन इज अ हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन द शेडेड पार्ट, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है कहाँ, शेडेड वाले, शेड वाले एरिया में। और ये मेरा सन है, यानी दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो सेल की इलोंगेशन है यहाँ से होना शुरू हो जाएगी, प्लांट की इलोंगेशन, शूट की इलोंगेशन। तो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडेड साइड ऑफ द रूट, रूट, शूट, यहाँ शूट होना चाहिए, शूट। ठीक है, यहाँ लिखने में मेरे से गलती हुई है, रूट नहीं शूट है यहाँ पे। तो शूट के शेडेड साइड पे प्रेजेंट है, सेल इलोंगेशन करता है और प्लांट की शूट जो है वो ग्रो होती रहती है टुवर्ड लाइट। तो बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट असर्शन है आपका, 20th पे पहुंच गए हैं, फिनिश होने वाला है बच्चे, फिनिश होने। द इफेक्ट, उससे पहले सब्सक्राइब कर, इतनी एनर्जी मेरी लगाई है, तुमने थोड़ी सी एनर्जी लगानी है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साइंस साइड। ठीक है, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो। इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ स्टेम। बिल्कुल सही बात है बच्चे, वो ना शूट की इलोंगेशन करता है, रूट की इलोंगेशन नहीं करता, शूट से उसका नाता है। इसीलिए तो मैंने ऑक्स बनाया, उसके हॉर्न बनाए, उसकी रूट्स नहीं बनाई मैंने। तो उसका नाता, रिश्ता नाता है स्टेम से यानी शूट से। तो ग्रोथ ऑफ रूट एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बिल्कुल सही बात है। रीजन ये दिया है, ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट, ये गलत लग रहा है, एंड डिक्रीज द रेट, डिक्रीज नहीं इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो मुझे ये सही लग रहा है, लेकिन मुझे रीजन फॉल्स लग रहा है, इसलिए मैं सी ऑप्शन को सही मानूंगी। नाउ नेक्स्ट 21, द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट प्रिवेंट द रिस्क ऑफ गोइटर। बिल्कुल सही, अगर आप अपने खाने में आयोडीन की मात्रा को सही रखते हैं तो आपको गोइटर नहीं होगा, घेंगा नाम की बीमारी आपको नहीं होगी। बिल्कुल सही बात लिखा है, जिसमें यहाँ पे सोलन एक पोर्शन सा आपको दिखता है। किसी किसी को अगर आयोडीन की कमी हो तो यहाँ पे सोलन एरिया आपको नेक में दिखेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहीं प्रेजेंट होता है भाई, नेक में। तो जो मेरा आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो क्या करता है, आयोडीन विच इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए ताकि वो थायरोक्सिन को रिलीज कर सके फॉर आवर बॉडी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, क्यों चाहिए हमें थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अकेला ब्रेन क्यों लिखा है भाई, फाइनल कोड कहाँ गया, ठीक है, फाइनल कॉर्ड भी तो आना था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो होते हैं पार्ट्स हमारे पास, एक तो ब्रेन और दूसरा ब्रेन के साथ ब्रेन स्टेम होती है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो दोनों आने चाहिए थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट द वोलेंटरी एक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, ये गलत बात है। तो हमारे पास ऑप्शन है डी, असर्शन इसमें फॉल्स। यहाँ पे हो रही है वीडियो फिनिश, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आ रही हूँ बिकॉज वी आर डूइंग द महा रिविजन सेशन। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट, share it with your friends maximum, and please subscribe, again I am saying that please subscribe the channel that is science side. Thank you बच्चे, see you, all the best, do your revision work.